नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने सिंथेसिस की क्लासेज लगातार करें जिसमें कम्प्लेक्स सेंटेंसेज और कंपाउंड सेंटेंसेज के बारे में देख लिया आपने। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और सबऑर्डिनेशन के बारे में भी देख लिया। तो आज अपने देखें कम्प्लेक्स सेंटेंसेज के बारे में। और कम्प्लेक्स सेंटेंसेज पहले भी देख रखा है कि ऐसे सेंटेंसेज जिसके अंदर एक या एक से अधिक कोई मेन क्लॉज हो और इसके अलावा उसके साथ एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो, यानी एक या एक से अधिक तो मेन क्लॉज हो, यानी एक तो मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जिसे बोला था आपने होना चाहिए, और इसके साथ में जो आगे वाला क्लॉज एक और होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि यहाँ जो कंजक्शन आएगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, और उस कंजक्शन को लगाकर यहाँ पे अपने जिस सेंटेंस आगे वाले क्लोज को जो जोड़ते हैं। क्लोज और सेंटेंस में फ़र्क अपने पहले भी देख रखा है। क्लोज और सेंटेंस में वैसे कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है और पूरा इसका अर्थ सेंस तभी बनता है जब इसको दूसरे वाले सेंटेंस के साथ जोड़ कर देखें, तो इसीलिए इसको क्लोज बोलते हैं। तो इस क्लोज को जोड़ने के लिए जो यहाँ कंजक्शन यूज होती है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाती है, और इसी कंजक्शन के कारण इस पूरे सेंटेंस को बोल दिया जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, क्योंकि ये इस क्लोज के ऊपर डिपेंड होता है, यानी मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, इसके ऊपर इसका सेंस आधारित होता है, डिपेंड होता है, यानी ये दोनों सेंटेंस अनइक्वल होता है। और ये सेंटेंस है, ये अपने कल देख लिए थे कि ये 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से एक होता है नाउन क्लोज, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो इस मेन क्लोज पर आधारित होता है। वो 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड है एडवर्ब क्लोज। इस प्रकार यानी मेन क्लोज के साथ अगर नाउन क्लोज को लगा दें, या मेन क्लोज के साथ एडजेक्टिव क्लोज को लगा दें, या मेन क्लोज के साथ एडवर्ब क्लोज को लिख दें, तो ये पूरा सेंटेंस जो बनेगा उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। और ये वाला जो हिस्सा पार्ट होगा, जो या नाउन क्लोज होगा या एडजेक्टिव क्लोज होगा या एडवर्ब क्लोज होगा, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे, या इसको कॉम्प्लेक्स क्लोज भी बोल सकते हैं। यानी ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है जो 3 प्रकार का होता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। जो 12th की क्लास में सीधा कॉम्प्लेक्स नाम देकर या सिंथेसिस नाम देकर दे दिया है, तो इसका मतलब ये तीनों ही लगते हैं उनके। और 10th के अंदर सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्लॉज दिए हैं, इसके अंदर कंपाउंड नहीं दिए हैं। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये 3 प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। 10th में तो सीधा एडवर्ब आगे कंजक्शन आगे लिख दी जाती है और बोल दिया जाता है कि इसको लगाकर 2 सेंटेंसेस को जोड़ो। लेकिन 12th के, 11th के और 9th के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, वो भी इसी के भाग होते हैं। और इसी तरह 12th के अंदर तो वो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी बोलते हैं, यानी इसको दोबारा से कंबाइन करके सिंथेसिस करके कहीं सिंपल दे दिया जाएगा, 2 सिंपल सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उनको कंबाइन करके सेंटेंस बनाओ या नाउन बनाओ, एडजेक्टिव बनाओ, एडवर्ब क्लोज बनाकर लिखना होता है, यानी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड या सिंपल टू सिंपल चेंज करके लिखना होता है। तो इन सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए, जो अपने कल देख ली थी कि वो टाइम को बताती है, यानी अलग अलग होती है, टाइम वाली, प्लेस वाली, मैनर, रीजन, कंडीशन, रिजल्ट, पर्पस सारा बताए, यानी रिजल्ट को बताए, पर्पस को बताए, जो कल अपने कर ली थी लगभग सारी, कंडीशन को दर्शाती है, वो सारे के सारे कंजक्शन अपने देख लिए थे। यानी टाइम को कौन से बताते हैं, व्हेन, एज, सिंस, व्हाइल, ये वाले, और प्लेस को वेयर, एवरीवेयर, वो वाले। मैनर में एज या एज ही पाते हैं। रीजन के लिए रिजल्ट के लिए भी अपने देख लिए, रीजन के लिए भी देख लिए थे, पर्पज के लिए कंडीशन, कंसेशन, ये सारे। तो रीजन के लिए अपने बिकॉज हो गया, रीजन का मतलब कारण बताना, बिकॉज कारण कैसे बताते हैं, क्योंकि, इसलिए, ऐसा सब बोल के, चूंकि हिंदी में। तो इसी प्रकार रीजन के लिए बिकॉज हो गया, ज़्यादातर यही काम आता है।
और बिकॉज अगर जिस सेंटेंस के अंदर लगाओ इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसके साथ लग गया तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज किस में आता है, कम्प्लेक्स सेंटेंसेज के अंदर आता है। यानी अपने को बोल दिया जाए कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करो तो वहाँ बिकॉज लगाएंगे ना कि सो एंड देयर फॉर वो वाले नहीं लगाएंगे, वो लगाते ही तो वो क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं तो उससे सेंटेंस बनता है कंपाउंड। और अपने को बनाना होता है कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स के लिए बिकॉज हो गया, व्हेन हो गया, प्लेस के लिए वेयर, रिजल्ट बताना हो, यानी ये वाला दो सेंटेंस है मेन क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, जिसमें एक सेंटेंस है जो रिजल्ट को बता रहा है, जो डिपेंडेंट क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, वही रिजल्ट को बताता है। तो उसके लिए अपने यानी THOUGH दो, ऑल दो, ये वाली कंजक्शन यूज करेंगे, वो नहीं जो अपने कोऑर्डिनेटिंग वाली देखी थी। यानी इवन भी इसमें आता है, व्हील भी आता है, और सो देट, सो और देट अलग अलग आते हैं, यानी एक साथ नहीं आते। सो THAT, सो देट, यानी सो आएगा उसके बाद कुछ वर्ड्स बीच में आके सेंटेंस आके आगे वाला एक सेंटेंस देट के बाद है। और इसी तरह पर्पज के लिए अपने कल देख लिया, पर्पज यानी कोई उद्देश्य बताना हो, कोई आगे वाला सेंटेंस है जो इन प्रकार है कोई, तो वहाँ सो देट ये वाला दोनों साथ साथ आते हैं। सो देट इसका मतलब होता है ताकि, और इसका मतलब होता है इसलिए कि, यानी सो और देट। अगर अकेला सो आता है तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, लेकिन सो के साथ अगर देट आता है या दोनों सो देट एक साथ आते हैं तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस का निर्माण करेंगे, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बनेगा। और इसको सो देट दोनों साथ में या सो और देट दोनों अलग अलग भी लेकिन एक ही सेंटेंस में हो तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। और इसी तरह लेस, ये तो अपने मॉडल में भी देखा था। इसके अलावा एज, एज जैसा वैसा ऐसे के लिए अर्थ, और कंडीशन बताने के लिए इफ़, मेनली इफ़ ही होता है। इसके अलावा अनलेस हो गया, ये वाले कंडीशन को बताने के लिए। और रीजन को बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, एज हो गया, देट हो गया, यानी एज इसमें भी आता है, यानी एक कंजक्शन है वो सारों में भी घूम सकता है। यानी बिकॉज, एज, देट, ज़्यादातर देट कंजक्शन और बिकॉज का यूज किया जाता है, इनसे रीजन बताया जाता है। तो इसे अपने सेंटेंस में अब आगे यूज करेंगे तब समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा कि कहाँ रीजन बताया जा रहा है, कहाँ कंडीशन बताई जा रही है, कहाँ पर्पज़, कहाँ रिजल्ट, कहाँ टाइम का बात हो रही है, कहाँ प्लेस की। तो आगे अपने कुछ एक सेंटेंस लेते हैं, उनमें यूज करके देखते हैं। जैसे ही कहाँ पर्पज़ की बात हो रही है, कहाँ कंडीशन की बात हो रही है, कहाँ रीजन बताया जा रहा है। तो ही हेड फेल्ड, यानी दो सेंटेंस, दो या दो से अधिक होंगे जिनमें से एक मेन क्लोज होगा, प्रिंसिपल होगा। तो आई टोल्ड हिम दैट, तो इसमें से अपने को पहले छंटनी करनी है, देखना है कि कौन सा मेन क्लोज। तो मेन क्लोज को पहले लिखो या बाद में, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ अपने मेन क्लोज पहले दे दिया, नहीं, इसको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी ला सकते हो। लेकिन मेन क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज होता है, उसके साथ ये वाली कंजक्शन यूज नहीं करनी। कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेटिंग क्लोज के साथ ही यूज करनी है। यानी वो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज तीन प्रकार के हो सकते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो ही हैड फेल्ड, आई टोल्ड हिम दैट, इनमें से अपने मेन क्लोज को पहचाना है। मेन क्लोज इसमें ही हैड फेल्ड, इनमें थोड़ा सा सेंस देखना है अपने को। आई टोल्ड हिम दैट, किन में से एक ऐसा होगा जो सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आधारित होगा, यानी उसका रिजल्ट अपने आप में पूरा नहीं हो रहा। आई टोल्ड हिम दैट, मैंने उसे बताया कि, क्या बताया, यानी आगे एक और सेंटेंस मांग रहा है, जो कुछ बताया कहा वो आगे एक और सेंटेंस होगा, वो बात आगे और होगी। तो इसका मतलब ये मेन क्लोज है, ये आगे एक और सेंटेंस यानी मांग रहा है, इसका मतलब वो आगे सेंटेंस आएगा, वो एक डिपेंडेंट क्लोज हो गया, यानी ये वाला सेंटेंस है वो डिपेंडेंट क्लोज है, ये मेन क्लोज। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई टोल्ड हिम दैट, इसमें तो कंजक्शन दे ही रखी है, तो दैट ही हेड कुछ नहीं करना होता, आगे वो लिखना ही होता है, सिर्फ कंजक्शन का पता लगाना होता है, सिर्फ बातें होती है, कॉम्प्लेक्स है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, बस बात इतनी सी है
ये कंजक्शन अपने को समझ में आने चाहिए। और ये कब आएंगे, यानी यहाँ देट आएगा, इफ आएगा, वेदर आएगा, वेर आएगा, दो आएगा, सो देट आएगा, बिकॉज आएगा, कौन सा आएगा। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तब अपने आप में समझ में आ जाए। आई टोल्ड हिम दैट ही हैड फेल्ड, क्योंकि इससे सेंस बनने लग जाएगा, अर्थ समझ में आने लग जाएगा, हिंदी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही हैड फेल्ड, आई टोल्ड हिम दैट, ये मैंने उसे बता दिया कि ही हैड फेल्ड। तो ये इसका रिजल्ट है, रीजन है, कारण है, रिजल्ट बताया, इसलिए इसके साथ देट यानी रीजन के लिए देट का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ऊपर देखे थे कि कॉम्प्लेक्स क्लोज होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। नाउन क्लोज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लोज, और तीसरा है एडवर्ब क्लोज। 3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स क्लोज या सबऑर्डिनेटिंग क्लोज देखे। तो अपने ये सेंटेंस दोबारा से देखते हैं। ही हैड फेल्ड, आई टोल्ड हिम दैट। तो आई टोल्ड हिम के बाद देट लगकर ये वाला सेंटेंस आया। क्यों? क्योंकि जो ये वर्ब आई है टोल्ड, ये ऐसी वर्ब्स होती है जो वर्ब 2 प्रकार की होती है। आपने पीछे भी देखा था टेंस के अंदर 2 प्रकार की वर्ब होती है, जिसमें एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ले, और ऑब्जेक्ट अपने को पता है कौन कौन चीज़ें बन सकती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही बन सकते हैं, यानी नाउन और प्रोनाउन की स्थान सिर्फ और सिर्फ किसी का ऑब्जेक्ट पढ़ने में या किसी का सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, या किसी प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट बन सकते हैं, या किसी के अपोजिशन में लिखे जा सकते हैं। तो ये वर्ब है इंट्रांजिटिव, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहती है। ऐसी वर्ब होती है टेल की, ये सेकंड फॉर्म है टोल्ड। इसी तरह कम्युनिकेट करना, आस्क, आस्क से बनती है आस्क्ड बनती है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में लिखते हैं। और इसी तरह गिव होगी, इसी तरह सेंड होगी, यानी ये टोल्ड यानी टेल की है। इसी तरह आस्क, कम्युनिकेट, टेल, आस्क, गिव होगी, सेंड होगी, यानी ये सारी की सारी वर्ब्स होती है। इसके अलावा एक और नो होगी, KNOW, नो मानी जानना। ये सारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इसके साथ आई टोल्ड हिम, तो ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट और लेगी, तो इस ऑब्जेक्ट को आगे एक सेंटेंस के रूप में दे रखा है, ही हैड फेल्ड, यानी ये इसका अपना वर्णन आगे पूरा चाहती है, इसे ही ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए अपने पास एक पहले कंजक्शन होनी चाहिए, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तब एक कंजक्शन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ कंजक्शन अपने लगभग, यानी ये टोल्ड का ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन। तो अपने को पता है जो सेंटेंस हो उसे नाउन के रूप में काम लिया जाए उसे नाउन क्लोज बोलते हैं। तो ये हो गया नाउन क्लोज। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो टोल्ड वर्ब थी ये इंट्रांजिटिव होती है और वो अपने साथ हमेशा ही नाउन का यूज करवाती है। तो अपने पास नाउन तो थी नहीं, लेकिन नाउन के रूप में यहाँ एक क्लोज का यूज किया। नाउन क्लोज को जोड़ने के लिए लगभग देट कंजक्शन, जो क्या है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उसका ही यूज करते हैं। अदर कंजक्शन का यूज भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देट कंजक्शन का ही यूज करते हैं। तो ये नाउन कंजक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, या सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है, जैसे टोल्ड का ऑब्जेक्ट होना है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, क्या बताया, तो क्या का उत्तर मांगता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो नाउन क्लोज तो व्हाट का उत्तर मांगते हैं, यानी मैंने उसको बताया, कहा, क्या कहा, कि ही हैड फेल्ड, कि वह फेल हो चुका। तो ये बताने के लिए क्या का उत्तर मांग रहा है, तो व्हाट का उत्तर मांग रहा है, तो व्हाट का उत्तर देने के लिए देट से आगे सेंटेंस को जोड़ दिया, तो ये नाउन क्लोज बोलते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव क्लोज किसे कहते हैं, अपने एक सेंटेंस देखते हैं पहले, उसके बाद एडजेक्टिव क्लोज को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऐसे तो नहीं पूछते आपसे कि बताओ ये कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, लेकिन अपने को सिर्फ ये जोड़ना होता है यहाँ कंजक्शन कौन सी आएगी। तो इस प्रकार देट लगाकर, और इन कंजक्शन को देखने के लिए अपने को पता ही है
कि दैट, बिकॉज, एज, दैट ये रीजन में आते हैं। कंडीशन बतानी हो यानी शर्त बतानी हो कोई तो इफ अनलेस यूज करते हैं। पर्पज तो शो दैट, लेस्ट या एज है। और रिजल्ट के लिए दो, ऑल दो, इवन, वेल, शो दैट ये यूज करते हैं। और इसी तरह टाइम के लिए व्हेन का यूज करते हैं, एज का, सिंस का, व्हाइल का भी यूज करते हैं। प्लेस के लिए वेयर वगैरह का यूज करते हैं, यानी आगे कोई प्लेस देर का और उसकी विशेषता बतानी है तो वहाँ ये ऐसे सेंटेंस, ऐसे कंजक्शंस का यूज करके सेंटेंस को जोड़ते हैं। इसी तरह अपने एडजेक्टिव क्लोज को समझें तो कैसे होगा। द बॉय वॉज, CAUGHT, कोट। एक सेंटेंस ये हो गया, सिंपल सेंटेंस है दोनों। सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके बनाना है अपने को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द बॉय वॉज कोट, ही हैड स्टोलन द पर्स। अपने इनकी पहचान करना है कि द बॉय वॉज कोट, द बॉय वॉज कोट, ही हैड स्टोलन द पर्स। द बॉय, बॉय के बारे में ही आगे, क्योंकि अपने को पता है मेल के लिए ही का यूज करते हैं और फीमेल हो यानी जेंडर में तो शी का यूज करते हैं। द बॉय है वो यहाँ ही का काम कर रहा है, यानी द बॉय वॉज कोट, कोट का मतलब पकड़ा गया। कौन सा बॉय, ही हैड स्टोलन द पर्स, यानी जिसने पर्स की स्टोलन कर ली उसको ही पकड़ा गया है, यानी इसी बॉय के बारे में आगे बताया गया। और आगे जिसके बारे में कोई अपनी विशेषता बताते हैं उसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, विशेषण, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार जो एडजेक्टिव की विशेष बात करे यानी जिसकी विशेषता की बात करे, यहाँ द बॉय की आगे विशेषता बताइए कि बॉय कौन सा बॉय, कैसा बॉय, वो बॉय जिसने क्या कर ली थी, पर्स को स्टॉल कर ली थी। तो यहाँ ये हो गया एडजेक्टिव की तरह काम करा है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, विशेषण संज्ञा से, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई। और यहाँ एक शब्द ना होकर यहाँ पूरा पूरा सेंटेंस ही है, यानी ये क्लोज है। क्लोज पूरा पूरा किसका काम कर रहा है, विशेषण का यानी एडजेक्टिव का। और किसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़के की, कि ये लड़का कौन, कैसा लड़का है जो चोरी करता है यानी स्टॉल करता है किस चीज़ की, पर्स की। तो इसका मतलब जब वो के आगे बारे में ही बताया गया तो इसका मतलब ये हो गया एडजेक्टिव क्लोज। पूरे क्लोज के रूप में लिखकर यानी एक सेंटेंस लिखकर इसकी विशेषता बताइए। अगर सीधा एक शब्द लिख दिया जाता तो वो एडजेक्टिव होता, एक वर्ड एडजेक्टिव होता, लेकिन यहाँ पूरा पूरा सेंटेंस लिखकर यानी क्लोज लिखकर बताया तो ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया, यानी इसकी विशेषता बताइए। तो इसको जोड़ने के लिए अपने क्या करते हैं, कल भी देखा था कि विच, व्हेन, वो वाले सारे यूज करते हैं हु, हुम रिलेटिव के लिए या उसकी विशेषता बताने के लिए। तो अपने इसकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव क्लोज हो गया इसका। तो दे दे आपको कि एडजेक्टिव क्लोज के अंदर इसको चेंज करो। तब इसको चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में से देते हैं द बॉय वाज कोट, ही हैड स्टोलन द पर्स, ऐसे कोष्टक लिख दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि एडजेक्टिव क्लोज के अंदर इसको चेंज करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट है एडजेक्टिव क्लोज। तो अब अपने चेंज कैसे करें, तब देखते हैं, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषता बताया जाता है उस वर्ड के साथ आगे वाला क्लोज लिख देते हैं, द बॉय। अब कौन सी चीज़ इसकी विशेषता बता रही है द बॉय की, तो ये वाली ही हैड स्टोलन द पर्स। तो यहाँ ही तो अपने को पता है ही किसके लिए यूज हुआ है, तो ही बॉय के लिए, तो इसको तो कॉमन ले लिया, बॉय लिखो या ही लिखो एक ही बात है। अपने यहाँ ही तो लिखेंगे नहीं, इसके आगे जो सेंटेंस है वो लिख देंगे। ही क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बॉय लिख दिया एक बार, बॉय के लिए अलग अलग सेंटेंस थे तब उसमें ही लिखा है, और अब एक सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ ही लिखेंगे नहीं, क्योंकि बॉय के बारे में एक बार लिख दिया। तो अब सीधा तो लिख नहीं पाएंगे, यहाँ कुछ कंजक्शन चाहिए जोड़ने के लिए, तो जोड़ने का काम तो कंजक्शन का होता है। तो यहाँ जोड़ने के लिए क्या लिखें, तो हेड, आगे सेंटेंस लिख दें हेड से आगे आगे। तो यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ लिखेंगे हु, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी रिलेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। रिलेटिव का मतलब ये संबंध बता रहा है आगे वाले सेंटेंस के साथ कि इस बच्चे का, इस बॉय का आगे वाले क्लोज के अंदर क्या विशेषता, क्या बात बताई गई। तो इस बॉय के बारे में बताई गई, बॉय हु जिसने हेड स्टोलन द पर्स। अब जो बच गया वो लिख देंगे वॉज, CAUGHT कोट। अब यहाँ कोमा लगाओ तो आपकी मर्जी, नहीं लगाओ तो और ही बढ़िया।
द बॉय हु हैड स्टोलन द पर्स वॉज कोट, यानी हु लगाकर इसको है जैसा कि जैसा लिख देंगे। ही क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये द बॉय है वही ही। इस प्रकार द बॉय हु हैड स्टोलन द पर्स, यहाँ तक इसकी विशेषता बताई गई है बच्चे की। कौन सा लड़का, कौन सा बॉय, वो लड़का जो स्टोलन कर चुका है किस चीज़ की, पर्स की, उसको क्या कर लिया गया, पकड़ दिया गया। तो इस प्रकार ये एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में एक क्लोज का काम, क्लोज को लिखकर विशेषण बना दिया पूरे पूरे इतने बड़े क्लोज को यानी सेंटेंस को, तो इसलिए इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, द बॉय, इसलिए इसे बोलते हैं एडजेक्टिव क्लोज। और इसको जोड़ते कैसे हैं, ऐसे हु लगाकर या विच लगाकर या डेट लगाकर। और अपने को ये भी पता होगा आपको कि हु किसके लिए यूज किया जाता है, यानी हु तो यूज करते हैं अपने पर्सन के लिए। पर्सन यानी यहाँ ये द बॉय, द मैन, द वुमेन, द फीमेल आ जाए, यक्षी का नाम आ जाए, आदमी महिला का, तो वो पर्सन यानी व्यक्ति आदमी के लिए हु, और हुम दोनों ही पर्सन के लिए, यानी हु और हुम। अब बच्चा विच, तो विच होता है किसी एनिमल के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी जानवर के लिए, यानी एनिमल का यूज किया जाता है किसी थिंग के लिए या एनिमल के लिए, यानी पर्सन नहीं होना चाहिए। पर्सन के लिए तो हु का, और एनिमल हो या कोई और चीज़ हो उसके लिए विच का यूज करते हैं। और देट कब करते हैं, देट इन दोनों ही कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हैं अगर वो नाउन क्लोज है। जैसे ऊपर वाला आपने नाउन क्लोज के लिए लगभग ज़्यादातर देट का ही यूज किया जाता है, यानी जब ऑप्शन में दे भी रखा हो हु, विच, देट, तब वहाँ कौन सा यूज करें। तो अगर सीधा सीधा पता चल रहा है कि पहले पर्सन आए तब तो हु का यूज कर देंगे, और पहले अगर जानवर या थिंग आई है तो विच कर देंगे। अगर यहाँ पता नहीं चल रहा है क्या है तो देट करके भी अपने काम चला सकते हैं। तो इस प्रकार ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। अब एक और सेंटेंस यूज करके देखते हैं अपने। ही वेंट देयर, फुल स्टॉप, द डोर वॉज लॉक्ड, ही वेंट देयर, द डोर वॉज लॉक्ड, मैं वहाँ गया, द डोर वॉज लॉक्ड, कहाँ गया, मैं वहाँ गया, कहाँ, द डोर वॉज लॉक्ड, जहाँ डोर क्या था, बंद, लॉक था, वहाँ गया मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि कहाँ गया, आना जाना खाना पीना ये सारी की सारी वर्ब होती है, और वर्ब के बारे में आगे बता रहा है कि मैं वहाँ गया, कहाँ गया, यानी वह वहाँ गया कहाँ, द डोर वॉज लॉक्ड, जहाँ कब लॉक था, दरवाज़ा था जो लॉक था, वहाँ गया। इसका मतलब ये वर्ब की, इस वेंट की विशेषता बता रहा है, यानी वो आया नहीं है, वहाँ आया नहीं है जहाँ डोर लॉक है, वो गया है। इसका मतलब इस वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, और वर्ब की विशेषता बताता है उसे वर्ब, यानी वर्ब की विशेषता, वर्ब में कुछ जोड़ रहा है तो वर्ब के साथ एड अपने भी कुछ जोड़ देंगे, तो एड वर्ब, और आगे ये पूरा का पूरा क्लोज है, क्लोज है, इसका मतलब एड वर्ब क्लोज कहते हैं, इसे बोलते हैं एड वर्ब क्लोज। पहले तो वो उस नाउन के अंदर कुछ न कुछ जोड़ रहा था, इसलिए इसको बोल दिया था एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, यानी यहाँ अगर ही ये वाला होता तो इसकी विशेषता बताता, तो एडजेक्टिव क्लोज, या ये नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव क्लोज है। लेकिन यहाँ जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिया है, और पेंट यहाँ वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब क्लोज बोल दिया, क्योंकि ये पूरा पूरा क्लोज। अब इसे तो पता चल गया कि ये तो वेंट देयर ऐसा देकर, अगर इससे नहीं पहचान आ रही है तो इसका अपने क्वेश्चन पूछ कर, भाई एडवर्ब क्लोज को कैसे पता चल रहा है कि ही वेंट देयर, इसे कैसे पता चलेगा, एक सिंपल सेंटेंस देकर बच्चे को कि ये एडवर्ब क्लोज है, एडजेक्टिव है या नाउन क्लोज है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद थोड़ा सा सेंस लगाइए, अर्थ देकर, ही वेंट देयर, देयर का मतलब वहाँ या यहाँ, तो इसका प्रश्न पूछना है कि वो कहाँ गया, कहाँ के लिए अपना इंग्लिश में बोलते हैं वेयर, ही वेंट देयर, वेयर, या वेयर से अर्थ नहीं निकला, ये तो जगह के बारे में बता रहा है, अगर जगह नहीं हो रीजन के बारे में बता रहा है तो वहीं से पूछो कि वो क्यों
या क्यों का उत्तर नहीं आ रहा हो तो हाउ से पूछो कि उसने वह काम कैसे किया, हाउ काम के लिए हाउ। और इसी तरह वहन से कोई यानी टाइम का देर कहो कि वह वहाँ पर 7 बजे गया तो उसे पूछ लो कब। कब का उत्तर आगे वाला सेंटेंस दे रहा है, इसका मतलब वो एडवर्ब क्लोज है। और अगर वेयर का उत्तर बता रहा है यानी यहाँ पूछे ही वेंट देयर, अगर क्वेश्चन पूछे वेयर कहाँ गया, तब अपने को पता चलेगा कि द डूर वॉज लॉक्ड, वो वहाँ गया कहाँ, वेयर कहाँ, तब ये दे रहा है द डूर वॉज लॉक्ड, वहाँ गया जहाँ डूर क्या था, लॉक था। अगर यहाँ वाई का अर्थ मिलता तो भी इसका मतलब था वो एडवर्ब यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है इसका मतलब वो एडवर्ब क्लोज है। तब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यानी ऐसे पता चल रहा है अपने को, ऐसे ही पता चल करना है। कई बार दे दिए जाते हैं कि एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है या नाउन क्लोज है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे तो ही वेंट देयर द डोर वॉज लॉक्ड, वह वहाँ गया जब दरवाज़ा बंद था, तो इसको जोड़ेंगे वैन ही, वैन या वेयर दोनों करके, वेंट देयर, सेंटेंस ये हो गया। अब आगे वाला लिख देंगे द डोर वॉज लॉक्ड, यानी आपने इसे कुछ करके देखा कि वह कब गया या वह कहाँ गया, तब ये बताएगा द डोर वॉज लॉक्ड। और वो कब गया, ही वेंट देयर, वह वहाँ कब गया, वैन, तो द डोर वॉज लॉक्ड, जब गया जब दरवाज़ा बंद था। वह कहाँ गया, तब उसका बताएगा कि वह वहाँ गया जिस घर का दरवाज़ा बंद था। यह वह क्यों गया या वह कैसे गया, तो आगे देगा कि वह साइकिल से गया, बस से गया। और ऐसे पूछे अगर वो क्यों गया तो आगे देगा कि वो नोट्स लाने गया, पढ़ने गया, स्कूल गया, कहाँ गया, तो उसका रीजन बताएगा, कारण बताएगा, वर्ब की आगे बात बताएगा कि आगे उसने क्या काम किया वहाँ जाकर, तो काम के बारे में बताएगा, तो वो एडवर्ब क्लोज है। तो उसको अपने ऐसे जोड़ते हैं व्हेन ही वेंट देयर द डोर वॉज लॉक्ड, यानी ऐसे पहचान देते हैं। और इसी तरह अगर सीधे इसे पता करना होता है, जैसे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज आपने सीख लिए हैं अच्छी तरीके से, बढ़िया से। अब अपने 1-2 सेंटेंस है जो चेंज करके देखते हैं। जैसे ये नाउन क्लोज लिख रहे हैं अपने, नाउन क्लोज है, इसको चेंज करना। नाउन क्लोज का मतलब वो अपने बाद ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मांगेगा, यानी पहले लिखना है सब्जेक्ट हो गया और बाद में लिखना है उसके, तो वो ऑब्जेक्ट का काम करे। तो आई नो इट फुल स्टॉप, ही इज योर फ्रेंड, इसको चेंज करना है। नाउन क्लोज है, दे दिया उसने कि नाउन क्लोज में चेंज करना है इसको, या फुल स्टॉप, क्योंकि सिंपल सेंटेंस दिए 2 सेंटेंस, एक सेंटेंस ये हो गया और एक ये हो गया, और इसको नाउन क्लोज के अंदर चेंज करना है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आई नो, और अपने पहले देखा था नो आ जाए, टेल आ जाए, आस्क आ जाए, गिव आ जाए, सेंड, कम्युनिकेट आ जाए, ऐसी वर्ब आ जाए तो उसके बाद वो अपने ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अपने बाद ऑब्जेक्ट मांगती है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम पूरा ये सेंटेंस करेगा। तो इट को हटा देंगे कि आई नो इट, मैं यह जानता हूँ, क्या यह क्या है, यानी क्या का उत्तर मांग रही है, क्या क्या सिर्फ और सिर्फ नाउन क्लोज ही मानता है। इस इट को छोड़कर ये रीजन, इसका कारण, ये उत्तर, इसका क्या का उत्तर होगा। तो क्या आपने जोड़ेंगे तब, वो मैंने बताया था कि नाउन क्लोज को जोड़ने के लिए लगभग देट का ही यूज करते हैं। तो देट, जहाँ कहीं पता नहीं चले कि कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है तो वहाँ देट का यूज करके लिख सकते हैं, देट ही इज योर फ्रेंड, इस प्रकार ये जोड़ दिया। और इसी प्रकार एक और सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लोज है, इसको चेंज करना है। दिस इज ए डॉग, इट विथ माई सिस्टर, तो इसको चेंज करना है, दिस इज द डॉग इट विथ माई सिस्टर। तो इस डॉग की विशेषता बताइए कि दिस इज डॉग, यह डॉग है, कौन सा डॉग, कैसा डॉग, कि जिसने मेरी सिस्टर को काटा। तो इस
डॉग के बारे में बताया कि वही डॉग है सेम। तो इस डॉग की विशेषता बताइए, इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया। और इसको जोड़ने के लिए पहले भी देख रखा था कि अपने हु कब यूज करते हैं, हु या होम, जब ये पर्सन हो यहाँ पे। और अगर यहाँ जानवर या कोई थिंग का यूज किया गया तो उसके लिए अपने हु या होम का नहीं, विच का यूज करते हैं। तो यहाँ अपने जोड़ेंगे दिस इज। अब ए डॉग की जगह द लगाएंगे, ए की जगह द यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपने वो आर्टिकल में देख रखा है कि अब डॉग की विशेषता बता दी है और इनको दोनों को जोड़ रहे हैं, तो आगे इसी नाउन की आगे विशेषता बताई है, जिसको स्पेसिफाई कर दिया है। स्पेसिफाई कर दिया इसका मतलब यहाँ स्पेशल आर्टिकल एंड द का यूज करेंगे, तो द डॉग विच। अब आगे इसी के बारे में इट यहाँ किसके लिए लगता है अपने को बताइए, जानवर या थिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये जानवर है, इसके लिए आगे वाला सेंटेंस यूज किया गया। तो इसको इट को हटा देंगे और वो आगे सेंटेंस है वो लिख देंगे, क्योंकि इट इसी के लिए, इस नाउन के लिए रिप्लेस करके इस प्रोनाउन का यूज किया गया था। तो प्रोनाउन अपने हटाकर अब इस नाउन को ही सब्जेक्ट का काम करवाएंगे। यानी क्योंकि विच या हु या देट, इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट आता है वो इसका एंटेसिडेंट माना जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही वो वर्ब आती है। तो ये द डॉग विच बिट माई। तो इस प्रकार ये इसको भी जोड़ दिया, ये एडजेक्टिव क्लोज हो गया, इसमें यहाँ विच लगाया अपने। अब आगे एडवर्ब क्लोज या एक सीधा क्लोज करके देखते हैं कि आपको चेंज करना आता है कि नहीं, कौन सा क्लोज है ये भी बताना है कमेंट करके। जैसे ये अभी जो आप ले एग्ज़ाम में 12th का पेपर हुआ जिसके अंदर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर पूछा था कि इसको कम्प्लेक्स के अंदर चेंज करके बताओ। तो कम्प्लेक्स में कौन सा सेंटेंस है वो तो नहीं बताया गया था उसके अंदर, लेकिन आपको बताना है कि ये कौन सा है, एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब क्लोज है, और है या नहीं है वो पता नहीं चला हो, लेकिन आपने चेंज किया हो या करना आता हो तो बताना ज़रूर कि ये आया था तो आपने किया था क्या, और किया था तो कैसे किया था। तो राजस्थान इज लार्ज, दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज, यानी ये वाला सेंटेंस अपने एग्जाम 12th के इंग्लिश में आया था। तो इसको चेंज अपने दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपने पहले एक से करके तो देखें कि आता है कि नहीं। तो राजस्थान इज लार्ज, दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज, तो इसको चेंज करने के लिए वहाँ अपने पहले भी देख रखा था कि टाइम बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, रिजल्ट बताने के लिए, पर्पस, कंडीशन, रीजन बताने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का कंजक्शन का यूज करते हैं, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से का यूज करते हैं। तो यहाँ अपने वाइल का यूज करेंगे, वाइल दो का यूज कर सकते हैं अपने। राजस्थान इज लार्ज, अगर स्टेट लिखो तो आपकी मर्जी है, इन साइज लिखो तो भी आपकी मर्जी है, नहीं तो ऐसी दी कोमा लगाओ और आगे वाला सेंटेंस लिखो। दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज, ये वाला, यानी वाइल राजस्थान इज लार्ज स्टेट इन साइज, ऐसा भी लिख कर बना सकते हो। अगर इतना नहीं लिखते हो, इसको सेम टू सेम उतारना चाहते हो तो भी सही है। वाइल राजस्थान इज लार्ज, दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज, यानी इसका मतलब जबकि, वाइल का मतलब जबकि, यानी ये क्या बताता है, रिजल्ट बताता है, यानी रिजल्ट भी बताता है, रीजन भी बताता है। तो ये इसको यूज कर दिया। इसके अलावा आपने दो या ऑल दो का यूज करके करें तो भी ये सही होगा, यानी वाइल की जगह ऑल दो लिखते हैं। अगर ऑल दो, ऑल दो का मतलब यद्यपि, यदि, तो और वो क्या बताते हैं, रिजल्ट बताते हैं, यानी परिणाम बताते हैं। ऑल दो राजस्थान इज लार्ज, यानी ऑल दो, वाइल, ये सब कंट्रास्ट बताते हैं, विपरीत स्थिति बताते हैं। या विपरीत बातें दी गई है कि राजस्थान बड़ा है, दिल्ली इसके बराबर बड़ा नहीं है, छोटा है, यानी विपरीत कंट्रास्ट बताए। अपोजिशन बताइए, तो अपोजिशन के लिए अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर भी यूज करके देखा था कि कौन कौन से कंजक्शन यूज करते हैं, और यहाँ भी अपने जो कंट्रास्ट बताए उन्हें कंसेशन वाली कल आपने यूज करके भी देखा था, उसे कंसेशन बोलते हैं या रिजल्ट वाले कंजक्शन बोलते हैं।
या इन्हें कंट्रास्ट वाले या अपोजिशन बताने वाले कंजक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ वाइल या ऑल दो, इवन दो, ये सारे के सारे कंट्रास्ट बताते हैं। जहाँ ऑल दो ये कंट्रास्ट दिए गए, राजस्थान बड़ा है, दिल्ली छोटा है, तो ऑल दो राजस्थान इज लार्ज, आगे कॉमा लगाकर दिल्ली इज नॉट, आगे जो सेम सेंटेंस है वो लिख दें। तो इस प्रकार आपने ये भी देख लिया कि कौन से कंजक्शन कब यूज करने हैं, और नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज ये भी देख लिए कि कैसे समझ में आते हैं और कैसे इनको पहचान। और अब ये भी देख लिया कि कौन सी कंजक्शन कैसे यूज करनी है, कि टाइम यानी जहाँ वहन या एज, सिंस, वाइल का यूज करते हैं जहाँ टाइम की बात की गई हो किसी सेंटेंस के अंदर, और प्लेस का मतलब जहाँ स्थान का बात की गई हो वहाँ वेयर या एवरीवेयर का यूज करते हैं। इसके अलावा रिजल्ट का मतलब कोई ओपोजिट बात की गई हो, दो ओपोजिट बात की गई हो या कंट्रास्ट बताया गया हो, यानी विरोधाभास, विरोध की बातें की गई हो, एक दूसरे के विपरीत बातें हों, वहाँ दो का मतलब यदि, यद्यपि, तथापि, इवन। इसके अलावा वाइल का मतलब जबकि, और सो देट का भी रिजल्ट या अपोजिट बात बताने या कंट्रास्ट बताने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा पर्पज़ के लिए सो देट जो साथ साथ में था, इसका अर्थ होता है ताकि, और कंडीशन के लिए इफ, अनलेस यानी यदि, अन्यथा, इनका अर्थ यदि या अन्यथा, अगर वह पढ़ता तो पास होता, तो इसके लिए इफ और अनलेस में से यूज कर सकते हैं। रीजन बताने के लिए बिकॉज, एज, दैट यानी क्योंकि, की, ये यूज करते हैं अपने रीजन, या आगे परिणाम बताने के लिए वह स्कूल नहीं आया क्योंकि बीमार है, इसके लिए बिकॉज। वह स्कूल नहीं आया कि, जैसे अपने यूज करते हैं हिंदी में, उसके लिए दैट, एज, बिकॉज, चूँकि, क्योंकि, ये वाले इसके लिए रीजन का कंजक्शन यूज करते हैं, और वो बिकॉज, एज, दैट होते हैं। तो इस प्रकार आ सकते हैं। आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। और आगे एक्सरसाइज के अंदर बड़ी एक्सरसाइज की क्लास लेकर आएंगे, उसके अंदर कम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल टू सिंपल कैसे चेंज करते हैं वो भी अपने सीखेंगे। कंपाउंड और कम्प्लेक्स की क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी एक्सरसाइज के बाद सिंपल टू सिंपल चेंज करना सीखेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।